नमस्कार, जय श्री राम। मैं विशाल जोशी हाज़िर हूँ आप सबके समक्ष एक वापस ज्वलन मुद्दे को लेकर। मुद्दा है ईरान का। न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे होंगे, सोशल मीडिया पे आप पढ़ रहे होंगे, ईरान जल रहा है, ईरान इज़ नाउ बर्निंग। कारण अनेकों, समाधान अभी तक दिखता नहीं नज़र नहीं आ रहा है। चलिए इस मुद्दे पर बात करते हैं। कुछ समय पहले तक तो ईरान अच्छी कंडीशन में था, इकोनॉमिकली, सोशली, जियोपॉलिटिकली, पर अचानक से ऐसा क्यों हो गया है? इसका सबसे बड़ा कारण है, जहाँ यदि मैं डेटा की बात करूँ तो जहाँ $1 और ₹1 भारतीय मुद्रा को कंपेयर करें तो $1 बराबर ₹91, जिसके ऊपर मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी। और उसी डॉलर से अगर ईरान की लोकल मुद्रा को कंपेयर करें, तो ये आंकड़े काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाले हैं। $1 बराबर 14.4 लाख रियाल। दिस इज़ इनसेन एब्सोल्यूटली। तो ये उससे हुआ क्या कि रियाल के मुकाबले डॉलर मजबूत हो गया और रियाल कमज़ोर हो गया। तो ईरान की अगर हम इकोनॉमी देखें तो वो मेजरली डिपेंड करती है एनर्जी सिक्योरिटी की वजह से। हम सब जानते हैं ईरान ऑयल प्रोड्यूसिंग देश है। अब चूँकि उसका रियाल कमज़ोर हो गया तो उसको बहुत कम पैसों में, पिछले से कम पैसों में अन्य देशों को, जैसे भारत ऑयल खरीदता है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, तो उससे कम, बहुत कम पैसों में उसको देना पड़ रहा है। तो वहाँ पे उसको आर्थिक झटका लगा है, मुख्य कारण। दूसरी अगर हम बात करें तो वहाँ की जो लाइफ़लाइन कही जाती है, ईरान की लाइफ़लाइन, जायनदेह नदी, वो इस बार वहाँ पर बारिश अच्छी नहीं हुई, मानसून अच्छा नहीं हुआ, तो सूख गई, जिससे कृषि की पैदावार बहुत ही कम हुई। तो इससे सरकार के पास भी खाद्यान्न की अनुपलब्धता रही, तो उसने एक बड़ा निर्णय लिया कि उसने फूड सब्सिडी देना बंद कर दिया। अब इससे ईरान में अफरा-तफरी मच गई। कुछ समय पहले तक तो सरकार हमको फूड सब्सिडी देती थी ताकि हम बेयर मिनिमम प्राइस पर एटलीस्ट जो जीवन के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, भोजन, वो तो हम अफ़ोर्ड कर पाते। पर ईरान सरकार ने फूड सब्सिडी देना ही बंद कर दिया है, जिससे 2 प्रभाव बढ़े। एक तो भूखमरी बढ़ गई और दूसरा खाद्य महँगाई बढ़ गई। 1 किलो आटे के जो प्राइस पाकिस्तान में हम जैसे सुनते हैं, कुछ उसी प्रकार की स्थिति ईरान में भी बढ़ गई है। तो एक लोगों का आक्रोश अपनी सरकार के विरुद्ध हो गया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे हैं और अलग-अलग प्रकार से जो वो समझ रहे हैं सही है, उस माध्यम से वो सरकार का विरोध कर रहे हैं। दूसरा कारण हम देखते हैं कि ईरान कमज़ोर हुआ और ईरान की जो हालात अभी हैं, उसमें एक सबसे बड़ा कारण है मंदी, जो मैंने आपको बताया। वहाँ महँगाई बहुत बढ़ गई है, डॉलर के मुकाबले ईरान रियाल रेगुलर गिर रहा है। मंदी बहुत बढ़ गई वहाँ पे, उसकी वजह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत कम हो गया। अब सरकार बहुत सोच समझ कर पैसा खर्च कर रही है। तो इससे क्या है कि वहाँ पे 2 मुख्य कारण हो गए। एक तो ईरान सरकार, जैसे भारतीय सरकार अलग-अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जॉब अपॉर्च्युनिटी देती है, जिससे बेरोज़गारी भी कम होती है। तो ईरान सरकार अब बेरोज़गारी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो पब्लिक एक्सपेंडिचर कर नहीं रही है, लोगों के लिए पैसा खर्च नहीं कर पा रही, जहाँ उसने सब्सिडी भी बंद कर दी है। बहुत बड़ी बात होती है ये किसी सरकार के लिए और स्वाभाविक है लोगों का विरोध इसके लिए। तो बेरोज़गारी बढ़ गई, इसकी वजह से भी लोग सड़कों पर उतर आए, जनता बगावत कर रही है अब। उनको इससे अच्छी स्थितियों की उम्मीद है। भई ये तो हो गया आर्थिक और सामाजिक कारण। अगर पॉलिटिकल कारण की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में ईरान की इज़राइल से टसल हुई थी, जहाँ इज़राइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पे अटैक किए थे और उनको नस्ते-नाबूद किया था। ऐसा ही हमने कुछ सुर्खियों में पढ़ा था। तो इससे पहले लोगों को लगता था कि चूँकि एक धार्मिक कारण भी है कि मुस्लिम इस्लामिक नेशंस को लगता है कि हम यहूदी धर्म से बड़े हैं, हम उनसे मजबूत हैं, उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। पर जब ईरान पर इज़राइल ने हमला किया, न्यूक्लियर साइट तबाह कर दी, तो उनका ईगो डिमोलिश हो गया। उनको रियलिटी चेक आउट हो गई कि इज़राइल हमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और हमारी सरकार उसके सामने घुटने टेकती नज़र आ गई। तो इस एक ये भी कारण है कि लोगों में आक्रोश उठा कि हमारी सरकार ने इज़राइल के सामने घुटने टेक दिए और हम यहूदियों से कमतर हैं, हम उनसे कमज़ोर हैं। एक ये मेंटली उनको हर्ट हुआ, उसका वो भी एक कारण बना कि लोग अब बगावत पर उतर आए हैं। एक कारण ये भी कह सकते हैं जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक वर्ड बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ में आजकल प्रचलन में हो रहा है, वो वर्ड है डीप स्टेट पॉलिसी, अर्थात एक मजबूत देश, एक कमज़ोर देश या उसके जो इंटरेस्ट में वो देश है, उसमें आंतरिक कलह करवाने की कोशिश करता है। चाहे वो विपक्ष को फंडिंग के माध्यम से हो या लोगों को किसी न किसी मुद्दे पर भड़काकर सड़कों पे उतारे। अनेक प्रकार से उस देश को अस्थिर करे, ताकि वो जो मजबूत देश है उसके कॉन्फ्लिक्ट में जाए, उसके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में उस देश को मजबूती प्रदान करे, उस देश के इंटरेस्ट में जाए। तो एक कारण यूएसए वाला भी फैक्टर हम मान सकते हैं कि यूएसए ने पहले भी ईरान पर कब्ज़ा जमाया है, ईरान को अपने हिसाब से रोटेट करने की ट्राई करी है और इसका सिंपल कारण है ईरान में मौजूद ऑयल रिज़र्व। जो यूएसए ने थोड़े दिन पहले वेनेजुएला के साथ किया, क्योंकि वेनेजुएला वर्ल्ड में सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है और उसके बाद ईरान। तो यूएसए चाहता है कि ईरान को भी अपने अंडर में लिया जा सके, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ईरान को चलाया जा सके। तो ये भी एक कारण है, ईरान अब इस बहुत गंभीर स्थितियों का सामना कर रहा है और आज वैश्वीकरण का ज़माना है, जियोपॉलिटिक्स है। अब यहाँ किसी एक देश में हो रही स्थितियों का केवल उसी देश पर प्रभाव नहीं पड़ता, यहाँ उस देश के अलावा पूरे विश्व में प्रभाव पड़ता है। और जब बात ऑयल प्रोड्यूसिंग की हो, जहाँ आज ऑयल बहुत अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है, वहाँ एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग देश अगर अस्थिर हो जाए, तो यकीनन उस
समस्या का खामियाजा पूरे विश्व को उठाना पड़ता है, जिसमें अगर हम भारत की चिंताओं पर बात करें, तो भारत के लिए यहाँ से अनेकों चिंताएँ उभरती है, क्योंकि हमारे ईरान के साथ पिछले कुछ समय में, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट के टाइम से ईरान से रिश्ते मजबूत हुए हैं, भले वो इस्लामिक कंट्री हो, डज़न्ट मैटर, पर हमारे उस रिश्ते उससे मजबूत हुए हैं। मैं अगर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के माध्यम से आपको बताऊँ, तो रिसेंटली हमने आईएनएसडीसी कॉरिडोर पर विश्व में साइन किए थे, जिसका अर्थ है कि इस जो एक आईएनएसटीसी कॉरिडोर बना, उसके थ्रू हम मिडल ईस्ट में एंटर कर सकते हैं, ईरान से फिर रशिया, और ऐसा पूरा मैप है, वो आप चाहे तो गूगल कर लेना। वो कॉरिडोर अगर प्रबंधित होता है वहाँ, अगर वहाँ उस क्षेत्र में वहाँ पे अमेरिका या अन्य देश या फिर ईरान भी कुछ दखल-अंदाज़ी करता है, तो हमारा अन्य देशों जैसे रूस और जो भी आईएनएसटी कॉरिडोर के अंतर्गत जो भी देश आते हैं, वहाँ उन देशों से हमारी कनेक्टिविटी प्रभावित होगी। और आईएनएसटीसी कॉरिडोर एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अभी बहुत बड़ा गेम भी खेल रहा है, उसके मायने भी बहुत है। अगर ये कॉरिडोर प्रभावित होता है, यहाँ से आना-जाना, जहाज़ों का आना-जाना प्रभावित होता है, प्रतिबंधित होता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को इसके काफ़ी ज़्यादा झटके झेलने पड़ सकते हैं। दूसरा है, भारत ने ईरान के साथ चाबार पोर्ट साइन किया है, जहाँ ईरान में मौजूद चाबार पोर्ट, उसके माध्यम से भारत मिडल ईस्ट देशों में अपनी पकड़ बनाता है। अपने जो प्रोडक्ट हैं, वो अन्य देशों में एक्सपोर्ट करता है। तो एक मुख्य कारण है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, तो हम ईरान की सहायता से मिडल ईस्ट कंट्री में जाके अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। चाबार पोर्ट अगर अस्थिर रहेगा, तो हम मिडल ईस्ट कंट्री में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएँगे। और सबसे जो बड़ा कारण है कि ईरान एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग देश है। आई थिंक सऊदी अरब के बाद हम सबसे ज़्यादा ऑयल इम्पोर्ट ईरान से ही करते हैं। अगर ऑयल इम्पोर्ट ईरान ने करना बंद कर दिया, या बहुत कम मात्रा में सेंड एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया भारत को, तो यहाँ से तेल की कीमतें बढ़ेगी, रिफाइंड ऑयल इम्पोर्ट हमारा महँगा हो जाएगा, जिससे अगेन ले दे के ये वापस फिर इंडियन करंट अकाउंट डेफिसिट को झटका देगा। जो वर्तमान करंट अकाउंट है, वो यहाँ से प्रभावित होगा, और उससे जो सबसे बड़ा झटका हमें झेलने को मिलेगा, वो है हमारा रुपया कमज़ोर होगा। दिन-ब-दिन हमारा रुपया पिछले कुछ समय से कमज़ोर होता आया है, और अगर वापस और कमज़ोर होगा, तो ये भारत के लिए बहुत मेजर इकोनॉमिक हर्डल बन जाएगा। इसको सँभालना भारत के लिए बहुत चैलेंजिंग भी हो जाएगा, क्योंकि दिन-ब-दिन हमारे भारतीय रुपये की कीमत गिरना, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लंबे दृष्टिकोण से देखें, दूर दृष्टि से रखें, तो हमारे लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा ये। तो मेजर चैलेंजेस भारत के लिए यही थे, और भारत की प्रवासी भी ईरान में रहते हैं, तो उन पर भी कल को आपत्ति आ सकती है, कहीं अमेरिका वापस एंटर करे ईरान में, जैसे पिछले कुछ समय में अमेरिका ने किया है। तो वहाँ से हमारे प्रवासी भारतीय, उनके भी जीवन को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो मोटा-मोटी ये सब चैलेंजेस है भारत के लिए, और ईरान की इस अस्थिरता के कारण मैंने आपको गिनाए। अब भारत के लिए यहाँ से सबसे बड़ा कारण, भारत अगर क्या कर सकता है? भारत के लिए भारत अब सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी पे एक ही चीज़ रखेगा, वो है वेट एंड वॉच। वो देखता रहे, बारीकी से अध्ययन करे कि दिन-ब-दिन, आवर्स बाय आवर्स क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या चीज़ें ईरान कर रहा है, क्या ईरान की सरकार कर रही है, क्या लोगों का विरोध है, क्या अमेरिका गेम खेल रहा है, क्या रशिया प्ले में आता है, क्या चाइना प्ले में आता है, एंड ऑल। फिर उस हिसाब से भारत अपनी पॉलिसी उस ईरान को लेकर वापस बनाएगा। और चूँकि हमारे अभी देश में एक मजबूत केंद्र है, तो मुझे लगता है कि हम पर उतनी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आएगी, और हम इस मुसीबत से उतने ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि एक मजबूत केंद्र सरकार ने हमको बहुत ज़्यादा रिटर्न दिए, हमारे हित में कार्य किए हैं, और हमको बिल्कुल अनभिज्ञ रखा इन सब चीज़ों से। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार कैपेबल है इस समस्या से उलझने में, और हमें सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। जय श्री राम।